हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। चलिए आज का टॉपिक है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। पिछले टॉपिक में आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक और बहुत सारे इकोनॉमी का टॉपिक क्लियर कर दिया गया था। आज की बारी है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ध्यान से सुनिएगा, बहुत कंसेप्चुअल है। सबसे पहली बात ध्यान रखिए कि आरबीआई ठीक है इंडिया पोस्ट को पेमेंट बैंक का लाइसेंस दिया। तो जैसे ही इंडिया पोस्ट को पेमेंट बैंक का लाइसेंस दिया तो हर एक कंडीशन पेमेंट बैंक का इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के ऊपर अप्लाई हो जाता है। तो इसके नाम में ही ध्यान रखिएगा कि पेमेंट बैंक है, यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक एक प्रकार का पेमेंट बैंक है। तो अब आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि व्हाट इज पेमेंट बैंक। तो मैंने आपको पेमेंट बैंक क्लियर कर दिया था, हालांकि मैं फिर से एक बार डिस्कस कर दे रहा हूँ पेमेंट बैंक क्या होता है। सबसे पहली बात, पेमेंट बैंक नचिकेत समिति की सिफारिश पे बना था। ठीक, इसकी स्थापना के लिए मिनिमम 100 करोड़ पूंजी की आवश्यकता होती है। ठीक, अगली बात, ये डेबिट कार्ड जारी करती है, केवल क्रेडिट कार्ड जारी नहीं करती है। ये केवल जमा स्वीकार करती है, ऋण नहीं देता है। ठीक है, जमा में भी दो प्रकार का जमा होता है, आपको पता होगा, डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट। तो ये टाइम डिपॉजिट नहीं स्वीकार करता, केवल डिमांड डिपॉजिट स्वीकार करता है। वो सारा बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप घबराइए नहीं। तो केवल डिमांड डिपॉजिट स्वीकार करता है। अगली बात, ये टोटल निवेश का 75% हिस्सा जी-सेट में करना पेमेंट बैंक के लिए अनिवार्य है। ठीक है, अगली बात, ये डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड हो गया। ठीक है, ये क्रेडिट कार्ड जारी नहीं करता, वजह ये है कि ये ऋण नहीं देता। ठीक है, ये एनआरआई द्वारा जमा स्वीकार नहीं कर सकता है, यानी केवल भारतीय नागरिक के द्वारा ही, जो भारत में निवास कर रहा है यानी निवास नागरिक के द्वारा ही ये जमा स्वीकार करता है। ठीक है, और अगली बात, CRR ये रखना इसके लिए रखना अनिवार्य है आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से। ठीक है, एनआरआई नहीं करता है। और अगली बात, ये मैक्सिमम 2 लाख तक ही किसी एक व्यक्ति के द्वारा जमा स्वीकार कर सकता है। मैक्सिमम, अगर कोई एक व्यक्ति चाहेगा कि मैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में जमा करूं तो कितना करेगा, मैक्सिमम 2 लाख। पेमेंट बैंक भी मैक्सिमम 2 लाख। ठीक है, ये तो हो गया टर्म एंड कंडीशन पेमेंट बैंक का। अब बारी आती है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में एक्स्ट्रा क्या क्या फीचर्स है, वो मैं यहाँ लिख दिया हूँ। ध्यान रहे, ये एक सामान्य बैंक की तरह कार्य करता है, यानी ये जमा स्वीकार भी करता है और ऋण भी देता है। ठीक है, अगली बात, ये बैंकिंग सुविधा प्रदान करती है, ये बात आपको पता है। फिर ये घरेलू स्तर पर हस्तांतरण की सुविधा भी प्रोवाइड करती है, घरेलू स्तर पर, विदेश पे नहीं, इंटरनेशनल ये ट्रांसफर नहीं करता है। ठीक है, घरेलू स्तर पर ये हस्तांतरण करता है। अगली बात जो बहुत बारीकी से आपको ध्यान देना है, ये थर्ड पार्टी के द्वारा ही ऋण की सुविधा प्रोवाइड करती है और थर्ड पार्टी के इन्वॉल्व होने के बाद ही ये टाइम डिपॉजिट स्वीकार करती है। आपको पता है कि डिपॉजिट दो प्रकार का, टाइम डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट तो ये स्वयं कर लेता है, लेकिन जब टाइम डिपॉजिट की बारी आती है तो उसमें किसी थर्ड पार्टी यानी कि किसी तीसरे बैंक को इन्वॉल्व होना अनिवार्य है, तब ये टाइम डिपॉजिट स्वीकार करेगा और उसके बाद ये थर्ड पार्टी के द्वारा ये ऋण की सुविधा भी प्रोवाइड करती है। ठीक है, और अगली बात, ये यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक डीबीटी का भी सुविधा प्रोवाइड करता है। ठीक है, डीबीटी क्या होता है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ठीक है, ये उम्मीद है कि इतना समझ गए होंगे। अब इसमें कुछ बचा हुआ नहीं है, बस ये देख लीजिएगा, ध्यान रहे कि इसके नाम में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है। तो ये भारतीय डाक जो है ये पेमेंट बैंक के सिमिलर काम करता है। ठीक है, इतना समझ गए। तो अब आपकी बारी है एक क्वेश्चन का आंसर देने का। ये डीबीटी किस वर्ष लाया गया था, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किस वर्ष लाया गया था, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।